भूतनाथ पहला भाग पहला बयान। मेरे पिता ने तो मेरा नाम गदाधर सिंह रखा था और बहुत दिनों तक मैं इसी नाम से प्रसिद्ध भी था, परंतु समय पड़ने पर मैंने अपना नाम भूतनाथ रख लिया था और इस समय यही नाम बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। आज मैं श्रीमान महाराज सुरेंद्र सिंह जी की आज्ञा अनुसार अपनी जीवनी लिखने बैठा हूँ, परंतु मैं इस जीवनी को वास्तव में जीवनी के ढंग पर और नियम पर न लिखकर उपन्यास के ढंग पर लिखूंगा, क्योंकि यद्यपि लोगों का कथन यही है कि तेरी जीवनी से लोगों को नसीहत होगी, परंतु ऐबों और भयानक घटनाओं से भरी हुई मेरी नीरस जीवनी कदाचित लोगों को रुचिकर न हो। इस ख्याल से जीवनी का रास्ता छोड़ इस लेख को उपन्यास के रूप में लाकर रस पैदा करना ही मुझे आवश्यक जान पड़ा। प्रेमी पाठक महाशय यही समझे कि किसी दूसरे ही आदमी ने भूतनाथ का हाल लिखा है, स्वयं भूतनाथ ने नहीं, अथवा इसका लेखक कोई और ही है। जेठ का महीना और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन है। यद्यपि रात पहर भर से कुछ ज्यादा हो चुकी है और आंखों में ठंडक पहुंचाने वाले चंद्रदेव भी दर्शन दे रहे हैं, परंतु दिन भर की धूप और लू की बदौलत गर्म भई हुई जमीन, मकानों की छतें और दीवारें अभी तक अच्छी तरह से ठंडी नहीं हुई। अब भी कभी कभी सहारा दे देने वाले हवा के झपटे में गर्मी पड़ती है और बदन से पसीना निकल रहा है। बाग में सैर करने वाले शौकीनों को भी पंखे की ज़रूरत है और जंगल में भटकने वाले मुसाफिरों को भी पेड़ों की आड़ बुरी मालूम पड़ती है। ऐसे समय में मिर्जापुर से 22 कोस दक्षिण की तरफ हटकर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, जिस पर बड़े बड़े घने पेड़ों की कमी तो नहीं है, मगर इस समय पत्तों की कमी के सबब से जिसकी खूबसूरती नष्ट हो गई है, एक पत्थर की चट्टान पर हम ढाल, तलवार तथा तीर कमान लगाए हुए 2 आदमियों को बैठे देखते हैं, जिनमें से एक औरत और दूसरा मर्द है। औरत की उम्र 14 या 15 वर्ष की होगी, मगर मर्द की उम्र 20 वर्ष से कम मालूम नहीं होती। यद्यपि इन दोनों की पोशाक मामूली सादी और बिल्कुल ही साधारण ढंग की है, मगर सूरत शक्ल से यही जान पड़ता है कि ये दोनों साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि किसी अमीर, बहादुर और क्षत्रिय खानदान के होनहार है। जिस तरह मर्द चपकन, पायजामा, कमरबंद और मुंडासा पहरे हुए है, उसी तरह औरत ने भी चपकन, पायजामा, कमरबंद और मुंडासे से अपनी सूरत मर्दाने ढंग की बना रखी है। यकायक सरसरी निगाह से देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह औरत है, मगर हम खूब जानते हैं कि यह कमसीन औरत नौजवान लड़की है, जिसकी खूबसूरती मर्दानी पोशाक पहनने पर भी यकताई का दावा करती है, मगर जिसकी शर्मीली आंखें कह देती है कि इसमें ढिठाई और दबंगता बिल्कुल नहीं है। इस समय ये दोनों परेशान और बदहवास से हैं। दिन भर के चले और थके हुए हैं, चेहरे पर गर्द पड़ी है, सुस्त होकर पत्थर की चट्टान पर बैठ गए हैं तथा रात्रि का समय भी है, इसलिए यहाँ पर दोनों की खूबसूरती तथा नक्शिक का वर्णन करके हम श्रृंगार रस पैदा करना उचित नहीं समझकर केवल इतना ही कह देना काफ़ी समझते हैं कि ये दोनों 100-200 खूबसूरतों में खूबसूरत है। इन दोनों की अवस्था इनकी बातचीत से जानी जाएगी। अस्तु, आइए छिपकर सुनिए कि इन दोनों में क्या बातें हो रही हैं। औरत: वास्तव में हम लोग बहुत दूर निकल आए। मर्द: अब हमें किसी का भी डर नहीं है। औरत: है तो ऐसा ही, परंतु घोड़ों की तरफ से जरा सा खुटका होता है, क्योंकि हम दोनों के मरे हुए घोड़े अगर कोई जान पहचान का आदमी देख लेगा तो जरूर इसी प्रांत में हम लोगों की खोज करेगा। मर्द: फिर भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन घोड़ों को भी हम लोग कम से कम 2 कोस पीछे छोड़ आए। औरत: बेचारे घोड़े अगर मर न जाते तो हम लोग और भी कुछ दूर निकल गए होते। मर्द: यह गर्मी का जमाना, इतने कड़ाके की धूप और इस तेजी के साथ इतना लंबा सफ़र करने पर भी घोड़े जिंदा रह जाए तो बड़े ताज्जुब की बात है। औरत:
ठीक है, अच्छा बताइए कि हम लोगों को क्या करना होगा। मर्द: इसके सिवाय और किसी बात की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे राज्य की सरहद में जा पहुँचे। ऐसा हो जाने पर फिर हमें किसी का डर न रहेगा, क्योंकि हम लोग किसी का खून करके नहीं भागे हैं, ना किसी की चोरी की है और न किसी के साथ अन्याय या अधर्म करके भागे हैं, बल्कि हम एक अन्यायी हाकिम के हाथ से अपना धर्म बचाने के लिए भागे हैं। ऐसी अवस्था में किसी न्यायी राजा के राज्य में पहुंच जाते तो हमारा कल्याण होगा। औरत: निस्संदेह ऐसा ही है। फिर आपने क्या विचार किया, किसके राज्य में जाने का इरादा है? मर्द: मुझे तो राजा सुरेंद्र सिंह का राज्य बहुत ही पसंद है। वह राजा धर्मात्मा और न्यायी है तथा उनका राज्य भी बहुत दूर नहीं है। यहाँ से केवल 3 ही 4 कोस और आगे निकल चलने पर उनकी सरहद में पहुँच जाएंगे। औरत: वाह वाह, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। आप यहाँ क्यों अटके हुए हैं? आगे बढ़कर चलिए, जहाँ इतनी तकलीफ उठाई वहाँ थोड़ी और सही। मर्द: मैं भी इसी ख्याल में हूँ, मगर अपने नौकरों का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अपने से मिलने के लिए यही ठिकाना बताया हुआ है। औरत: जब राजा सुरेंद्र सिंह की सरहद इतनी नज़दीक है और रास्ता आपका देखा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में यहाँ ठहर कर नौकरों का इंतज़ार करना मेरी राय में तो ठीक नहीं है। मर्द: तुम्हारा कहना ठीक है और नौगढ़ का रास्ता भी मेरा देखा हुआ है, परंतु रात का समय है और इस तरफ का जंगल बहुत ही घना और भयानक है तथा रास्ता भी पथरीला और पेचीदा है। संभव है कि रास्ता भूल जाऊं और किसी दूसरी ही तरफ जा निकलूं। यदि मैं अकेला होता तो कोई गम न था, मगर तुमको साथ लेकर रात्रि के समय भयानक जानवरों से भरे हुए ऐसे घने जंगल में घुसना उचित नहीं जान पड़ता। मगर देखो तो सही, गर्दन उठाकर और गौर से नीचे की तरफ देखकर, वे शायद हमारे ही आदमी तो आ रहे हैं, मगर गिनती में कम मालूम होते हैं। औरत गौर से देखकर, ये तो केवल 3 ही 4 आदमी हैं, शायद कोई और हो। मर्द: देखो, ये लोग भी इसी पहाड़ी के ऊपर चले आ रहे हैं। अगर ये कोई और है तो उनका यहाँ आकर तुम्हें देख लेना अच्छा न होगा, इसलिए मैं जरा आगे बढ़कर देखता हूँ कि कौन है। इतना कहकर वह नौजवान उठ खड़ा हुआ और उसी तरफ बढ़ा जिधर से वे लोग आ रहे थे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने और पहाड़ी के नीचे उतरने पर उन लोगों का सामना हो गया। यद्यपि रात का समय था और केवल चांदनी ही का सहारा था, तथापि सामना होते ही एक ने दूसरे को पहचान लिया। हमारे नौजवान को मालूम हो गया कि ये हमारे दुश्मन के आदमी हैं और उन लोगों को आश्चर्य हो गया कि हमारे मालिक को इसी नौजवान के गिरफ्तारी की ज़रूरत है। ये लोग जो दूर से गिनती में 3-4 मालूम पड़ते थे, वे वास्तव में 6 थे, जो हर तरह से मजबूत और लड़ाई के सामान से दुरुस्त थे। ढाल तलवार के अलावे सबों के कमर में खंजर और हाथ में नेजा था। उन सबों में से एक ने आगे बढ़कर नौजवान से कहा, बड़ी खुशी की बात है कि आप स्वयं हम लोगों के सामने चले आए। कल से हम लोग आपकी खोज में परेशान हो रहे हैं, बल्कि सच तो यूँ है कि ईश्वर ही ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया और यहाँ आपका सामना हो गया। क्षमा कीजिएगा, आप हमारे अफसर और हाकिम रह चुके हैं, इसलिए हम लोग आपके साथ बेअदबी करना नहीं चाहते, मगर क्या करें, मालिक के हुक्म से लाचार हैं, जिनका नमक खाते हैं। इस बात को हम लोग खूब जानते हैं कि आप बिल्कुल बेकसूर है और आप पर व्यर्थ ही जुल्म किया जा रहा है, परंतु। नौजवान: ठीक है मेरे प्यारे गुलाब सिंह, मैं तुम्हें अभी तक वैसा ही समझता हूँ और प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम वास्तव में नेक हो और मुझसे मोहब्बत रखते हो। तुम बेशक मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो और मालिक के नमक का हक अदा किया चाहते हो। अस्तु, मैं खुशी से तुम्हें आज्ञा देता हूँ
कि मुझे गिरफ्तार करके अपने मालिक के पास ले चलो, परंतु क्षत्रियों का धर्म निभाने के लिए मैं गिरफ्तार न होकर तुमसे लड़ाई अवश्य करूँगा। इसी तरह तुम्हें भी मेरा मुलाहिजा न करना चाहिए। गुलाब: ठीक है, बेशक ऐसा ही है, परंतु मेरा हाथ आपके ऊपर कदापि न उठेगा। मुझे अपने जालिम मालिक की तरफ से बदनामी उठाना मंजूर है, परंतु आप जैसे बहादुर और धर्मात्मा के आगे लज्जित होना स्वीकार नहीं है। हाँ, मैं अपने साथियों को ऐसा करने के लिए मजबूर न करूँगा। ये लोग जो चाहे करें। ये सुनते ही गुलाब सिंह के साथियों में से एक आदमी बोल उठा, नहीं नहीं, कदापि नहीं। हम लोग आपके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते और आप ही की आज्ञा पालन अपना धर्म समझते हैं। सज्जनों और धर्मात्माओं की आज्ञा पालन का नतीजा कभी बुरा नहीं होता। इसके साथ ही गुलाब सिंह के बाकी साथी भी बोल उठे, बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। गुलाब प्रसन्नता से, ईश्वर की कृपा है कि मेरे साथी लोग भी मेरी इच्छानुसार चलने के लिए तैयार है। और नौजवान से, अब आप ही आज्ञा कीजिए कि हम लोग क्या करें, क्योंकि अब भी मैं अपने को आपका दास ही समझता हूँ। नौजवान: मेरे प्यारे गुलाब सिंह, शाबाश। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसे नेक और बहादुर आदमी का साथ बड़े भाग्य से ही होता है। मैं तुम्हें अपने अधीन पाकर बहुत ही प्रसन्न था और अब भी यही इच्छा रहती है कि ईश्वर तुम्हें मेरा साथी बनाए रखे। मगर क्या करूं, लाचार हूं, क्योंकि आज मेरा वह समय नहीं है। आज मुसीबत के फंदे में पड़ जाने से मैं इस योग्य नहीं रहा कि तुम्हारे जैसे बहादुरों का साथ। लंबी सांस लेकर, अस्तु, ईश्वर की मर्जी, जो कुछ वह करता है अच्छा ही है। कदाचित इसमें भी मेरी कुछ भलाई होगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या करो। तुम्हारे मालिक ने बेशक धोखा खाया कि मेरी गिरफ्तारी के लिए तुम्हें भेजा। इतने दिनों तक साथ रहने पर भी उसने तुम्हें और मुझे नहीं पहचाना। मुझे इस समय कुछ भी नहीं सूझता कि तुम्हें क्या नसीहत करूं और किस तरह उस दुष्ट का नमक खाने से तुम्हें रोकूं। गुलाब सिंह कुछ सोचकर, खैर कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इस समय मैं आपका साथ कदापि न छोड़ूंगा और इस मुसीबत में आपको अकेले भी न रहने दूंगा। जो कुछ आप पर बीतेगी उसे मैं भी सहूंगा। अपने साथियों से, भाइयों, अब तुम लोग जहाँ चाहे जाओ और जो मुनासिब समझो करो। मैं तो अब इनके सुख दुख का साथी बनता हूँ। यद्यपि उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, परंतु मैं इन्हें अपना पिता समझता हूँ और पिता ही की तरह इन्हें मानता हूँ। अस्तु, जो कुछ पुत्र का धर्म है मैं उसे निभाऊंगा। मैं इनको गिरफ्तार करने की आज्ञा पाकर बहुत प्रसन्न था और यही सोचे हुए था कि इस बहाने से इन्हें ढूंढ निकालूंगा और सामना होने पर इनकी सेवा स्वीकार करूंगा। गुलाब सिंह की बातें सुनकर उनके साथियों ने जवाब दिया, ठीक है, जो कुछ उचित था आपने किया, परंतु आप हम लोगों का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोग आपकी सेवा करने के योग्य नहीं हैं, या हम लोगों को आप बेईमान समझते हैं? गुलाब सिंह: नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, मगर बात यह है कि जो कोई मुसीबत में पड़ा हो उसका साथ देने वाले को भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। अस्तु, मुझ पर तो जो कुछ बीतेगी उसे झेल लूँगा। तुम लोगों को जानबूझकर क्यों मुसीबत में डालो? इसी ख्याल से कहता हूँ कि जहाँ जी में आए जाओ और जो कुछ मुनासिब समझो करो। नहीं नहीं, ऐसा कदापि न होगा। हम लोग आपका साथ कभी न छोड़ेंगे। आप आज्ञा दे कि अब हम लोग क्या करें। गुलाब: अच्छा, अगर तुम लोग हमारा साथ देना ही चाहते हो तो जो कुछ हम कहते हैं उसे करो। यहाँ से इसी समय चले जाओ और इनके मकान में, जिसे राजा साहब ने जब्त कर लिया है, रात के समय जिस तरह संभव हो घुसकर जहाँ तक दौलत हाथ लगे को निकाल कर ले आओ और पीपलिया घाटी में, जहाँ का पता तुम लोग को मालूम है, हमसे मिलो और वहाँ हमसे मुलाकात न हो तो टिक कर हमारा इंतजार करो। गुलाब सिंह की बात सुनकर उनके साथियों ने
जो आ गया कहकर सलाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गुलाब सिंह ने नौजवान से कहा, इस समय इन लोगों का विदा कर देना ही मैंने उचित जाना। यद्यपि ये लोग मेरे साथ रहने में प्रसन्नता प्रकट करते हैं, परंतु कुछ टेढ़ा काम लेकर जांच कर लेना जरूरी है। नौजवान, ठीक है, तुम्हारे जैसे होशियार आदमी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। गुलाब, अच्छा अब ये बताइए कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं, या इस विषय में आपको कुछ जांच करने की आवश्यकता है। नौजवान, नहीं नहीं, मुझे कुछ जांच करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है। मैं तुमसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ऐसी अवस्था में एकाएक सामना हो जाने पर भी मुझे किसी तरह का खुटका नहीं हुआ था। गुलाब, ईश्वर आपका मंगल करे। अब कृपा कर यह बताइए कि आप मुझे अकेले क्यों दिखाई देते हैं और अब आपका इरादा क्या है। नौजवान, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी स्त्री भी मेरे साथ है। हाथ का इशारा करके उस पहाड़ी के ऊपर उसे अकेला छोड़ आया। हम दोनों आदमी वहाँ बैठे अपने नौकरों का इंतजार कर रहे थे कि एकाएक तुम लोगों पर निगाह पड़ी। उसे उसी जगह छोड़ तुम लोगों का पता लगाने के लिए मैं नीचे उतर आया था। अब तुम मेरे साथ वहाँ चलो और उससे मिलो। वह तुम्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होगी। इस आफत में भी वह तुम्हें बराबर याद करती रही। गुलाब, चलिए, शीघ्र चलिए। गुलाब सिंह को साथ लेकर नौजवान उस तरफ रवाना हुआ जहां अपनी स्त्री को अकेला छोड़ आया था। गुलाब सिंह क्षत्रिय खानदान का एक बहादुर और ताकतवर आदमी था। वह बहुत ही नेक, रहमदिल और धर्म का सच्चा पक्षपाती था। साथ ही साथ वह बदमाशों की चालबाजियों को खूब समझता था और अच्छे लोगों में से बेईमानों और दगाबाजों को छांट निकालने में भी विचित्र कारीगर था। वह उस नौजवान और उसकी स्त्री से सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी रखता था, जिसका बहुत बड़ा सबब यह था कि उस स्त्री के पिता ने बहुत संकट के समय गुलाब सिंह की सच्ची सहायता की थी और गुलाब सिंह को लड़के की तरह ही मानता था। इस जगह पर इस नौजवान और इसकी सुशीला स्त्री का नाम खोल देना उचित समझते हैं, मगर इस बात को अभी न खोलेंगे कि ये दोनों कौन है और इनके इस तरह बेसरो सामान भागने का सबब क्या है। नौजवान का नाम प्रभाकर सिंह है और स्त्री का नाम इंदुमती। प्रभाकर सिंह की शादी इंदुमती के साथ हुए आज 1 वर्ष और 7 महीने हो चुके हैं। प्रभाकर सिंह और गुलाब सिंह बातचीत करते हुए इंदुमती की तरफ रवाना हुए और बहुत जल्द वहां पहुंचे जहां इंदुमती चिंता निमग्न बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति को देखकर वह प्रसन्नता के साथ उठ बैठी और जब उसने गुलाब सिंह को पहचाना तो बहुत खुश होकर बोली, इंदु, मैं पहले ही कहती थी कि गुलाब सिंह को हम लोगों के विषय में बड़ी चिंता होगी और वे जरूर हमारी सुध लेंगे। गुलाब, बेशक ऐसा ही है। इसीलिए जिस समय राजा साहब ने आप लोगों की गिरफ्तारी का काम मेरे सुपुर्द किया तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। और गुलाब सिंह अपनी बात पूरी न करने पाया था कि लगभग 40-50 गज की दूरी पर सीटी बजने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही तीनों चौंक पड़े और उसी तरफ देखने लगे। बेचारी इंदु को दुश्मन का ख्याल आ गया और वह डरी हुई आवाज़ से बोली, यहाँ तक भाग आने पर भी हम लोगों का खुटका ना गया। इसी से मैं कहती थी कि जहाँ तक जल्द हो सके नौगढ़ की सरहद में हमें पहुँच जाना चाहिए। गुलाब सिंह, डरो मत, हम दोनों क्षत्रियों के रहते किसकी मजाल है कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ पहुँचा सके। इसके अतिरिक्त इस बात को समझ रखो कि आज सिवाय उस बेईमान राजा के और कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है और उसकी तरफ से इस काम के लिए मैं ही भेजा गया हूँ। ऐसी अवस्था में किसी वास्तविक दुश्मन का ध्यान लगना वृथा है। हाँ, चोर डाकू में से यदि कोई हो तो मैं नहीं कह सकता। इंदु, खैर पेड़ों की आड़ में तो हो जाइए। गुलाब, हाँ, इसके लिए कोई हर्ज नहीं। इतने में ही पुनः सीटी की आवाज़ आई, मगर अब की दफ़े की आवाज़ कुछ अजीब ढंग की थी। मालूम होता था कि कोई बंधे हुए इशारे के साथ झिरनी की आवाज़ देकर सीटी बुला रहा है। इस आवाज़ को सुनकर गुलाब सिंह हंस पड़ा और इंदु तथा प्रभाकर सिंह की तरफ देखकर बोला, बस मालूम हो गया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह मेरे एक दोस्त की बजाई हुई सीटी है। मैं अभी ज़रूरी बातों से छुट्टी पाकर थोड़ी ही देर में आप लोगों से कहने वाला था कि यहाँ मेरे एक दोस्त का मकान है, जिससे मिलकर आप बहुत प्रसन्न होंगे और उनसे आपको सहायता भी पूरी मिल सकती है। मैं अब इस सीटी का जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो अकस्मात वे खुद यहाँ आ पहुँचे।
मालूम होता है कि मेरा यहाँ आना उन्हें मालूम हो गया है। इतना कहकर गुलाब सिंह ने भी कुछ अजीब ढंग की सीटी बजाई, अर्थात उस सीटी का जवाब दिया। प्रभाकर सिंह, भला अपने इस अनूठे दोस्त का नाम तो बता दो। गुलाब सिंह, आजकल इन्होंने अपना नाम भूतनाथ रख छोड़ा है। प्रभाकर सिंह, यह नाम तो कई दफ़े मेरे कानों में पड़ चुका है और एक दफ़े ऐसा भी सुन चुका हूँ कि इस नाम का एक आदमी बड़ा ही भयानक है और जिसके रहन सहन का किसी को कुछ पता नहीं चलता। गुलाब सिंह, ठीक है, आपने ऐसा ही सुना होगा, परंतु यह केवल दुष्टों और पापियों के लिए भयानक है। गुलाब सिंह इससे ज़्यादा कुछ कहने न पाया था कि सीटी बजाने वाला अर्थात भूतनाथ वहां आ पहुंचा। प्रभाकर सिंह को सलाम करने के बाद भूतनाथ गुलाब सिंह के गले मिला और इसके बाद चारों आदमी पत्थर की चट्टानों पर बैठकर इस तरह बातें करने लगे। गुलाब सिंह, यहाँ यकायक आपका इस तरह आ पहुंचना बड़े आश्चर्य की बात है। भूतनाथ, आश्चर्य काहे का, यहाँ तो मेरा ठिकाना ही ठहरा, या यूँ कहिए कि यह दिन रात का मेरा रास्ता ही है। गुलाब, ठीक है, मगर फिर भी आपका घर यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर होगा। ऐसी अवस्था में क्या जरूरी है कि आप दिन रात इसी पहाड़ी पर दिखाई दे? भूतनाथ हंसकर, हाँ सो तो सच है, मगर आप जो यहाँ आ पहुँचे तो फिर क्या किया जाए, आखिर मुलाकात करना भी तो जरूरी होता है। गुलाब सिंह, बस तो सीधे यही क्यों नहीं कहते कि मेरा यहाँ आना आपको मालूम हो गया। भूतनाथ, बेशक आपका आना मुझे मालूम हो गया, बल्कि और भी कई बातें मुझे मालूम हुई है जिनसे आप लोगों को होशियार कर देना जरूरी है। प्रभाकर सिंह की तरफ देखकर, अभी तक दुश्मनों से आपका पीछा नहीं छूटा। खाली गुलाब सिंह ही आपकी गिरफ्तारी के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि इनके भेजने के बाद आपके राजा साहब ने और भी बहुत से आदमी आप लोगों को पकड़ने के लिए भेजे, जो इस समय इसी पहाड़ी के इधर उधर आ गए हैं, और आपके आदमियों को भी उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है जिनका शायद आप इंतजार करते हैं। प्रभाकर सिंह ताज्जुब से, आपकी जुबानी बहुत सी बातें मालूम हुई, मुझे इन सब की कुछ भी खबर न थी। आप तो इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे कोई जादूगर आईने के अंदर जमाने भर की हालत देखकर सभा में बयान करता हो। गुलाब, यही तो इनमें एक अनूठी बात है जिससे बड़े बड़े नामी एआर दंग रहा करते हैं। इनसे किसी भेद का छिपा रहना बहुत ही कठिन है। भूतनाथ से, अच्छा तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रभाकर सिंह और इंदुमती को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिससे इनका कल्याण हो सो कीजिए। यह बात आपसे छिपी हुई नहीं है कि मैं इन्हें कैसा मानता हूँ। भूतनाथ, मैं सब जानता हूँ और इसीलिए यहाँ आया हूँ, परंतु अब विशेष बातचीत करने का मौका नहीं। आप उठिए और मेरे पीछे आइए। प्रभाकर सिंह उठते हुए, मुझे अपने लिए कुछ भी फिक्र नहीं है, केवल बेचारे इंदु के लिए मुझे नामर्दी की तरह भागने और अदने अदने आदमियों से छिपकर चलने। भूतनाथ बात काटकर, मैं खूब जानता हूँ, मगर क्या कीजिएगा, समय पर सब कुछ करना पड़ता है, आंख रहते भी टटोलना पड़ता है। सब कोई उठकर भूतनाथ के पीछे पीछे रवाना हुए। जो कुछ हाल हम ऊपर बयान कर चुके हैं, इसमें कई घंटे गुजर गए। पिछले पहर की रात बीत रही है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इन चारों के पैरों तले दबने वाले सूखे पत्तों की चरमराहट के सिवाय और किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती। भूतनाथ इन तीनों को साथ लिए हुए एक अनूठे और अनजान रास्ते से बात की बात में पहाड़ी के नीचे उतर आया और इसके बाद दक्षिण की तरफ जाने लगा। जंगल ही जंगल लगभग आधा कोस जाने के बाद ये लोग पुनः एक पहाड़ के नीचे पहुंचे। इस जगह का जंगल बहुत ही घना तथा रास्ता घुमघुमौवा और पथरीला था। भूतनाथ इस तरह घूमता और चक्कर देता हुआ पेचीली पगडंडियों पर जाने लगा कि कोई अनजान आदमी उसकी नकल नहीं कर सकता था, अथवा यूँ समझना चाहिए कि एक दो दफे का जानकार आदमी भी धोखे में आकर भटक सकता था। किसी अनजान को जाना तो बहुत ही कठिन बात है। कुछ ऊपर चढ़ने के बाद घूमता फिरता भूतनाथ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पत्थरों के बड़े बड़े ढोकों के अंदर छिपी हुई एक गुफा थी। इन तीनों को लिए हुए भूतनाथ उसी गुफा के अंदर घुसा। आगे आगे भूतनाथ, उसके पीछे गुलाब सिंह, उसके बाद इंदुमती और सबसे पीछे प्रभाकर सिंह जाने लगे। कुछ दूर गुफा के अंदर जाने के बाद भूतनाथ ने अपने एआरी बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और उसकी रोशनी के सहारे अपने साथियों को ले जाने लगा। लगभग 25 गज के जाने के बाद एक चौमुहानी मिली
अर्थात जहाँ से एक रास्ता सीधी तरफ चला गया था, दूसरा बाईं तरफ और तीसरी सुरंग दाहिनी तरफ चली गई थी तथा चौथा रास्ता वहाँ था जिधर से ये लोग आए थे। यहाँ तक तो रास्ता खुलता था, मगर आगे का रास्ता बहुत ही बारीक और तंग था, जिसमें दो आदमी बराबर से मिलकर नहीं चल सकते थे। यहाँ पर आकर भूतनाथ अटक गया और मोमबत्ती की रोशनी में आगे की दोनों सुरंगों को बताकर अपने साथियों से बोला, हमारे मकान में जाने वाले को इसी दाहिने तरफ वाली सुरंग में घुसना चाहिए। सामने अथवा बाईं वाली सुरंग में जाने वाला किसी तरह जीता नहीं बच सकता। इतना कहकर भूतनाथ दाहिनी तरफ वाली सुरंग में घुसा और कुछ दूर जाने के बाद अपनी मोमबत्ती बुझा दी। लगभग 200 कदम चले जाने के बाद यह सुरंग खत्म हुई और उसका दूसरा मुहाना नजर आया। सबके पहले भूतनाथ सुरंग से बाहर हुआ, उसके बाद गुलाब सिंह और उसके पीछे इंदुमती रवाना हुई, मगर प्रभाकर सिंह न निकले। तीनों आदमी घूमकर उनका इंतजार करने लगे कि शायद पीछे रह गए हो, मगर कुछ देर इंतजार करने पर भी वे नजर न आए। इंदुमती का तो कलेजा उछलने लगा, उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लगी और आंखों में आंसू डबडबाए। भूतनाथ ने इंदुमती और गुलाब सिंह को कहा, तुम जरा इसी जगह दम लो, मैं सुरंग में घुसकर प्रभाकर सिंह का पता लगाता हूँ। इतना कहकर भूतनाथ पुनः उसी सुरंग में घुस गया।